आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के इस बाल विकास के लघुत्तरी सीरीज में हम लोग लेक्चर नंबर 9 प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 36 तक पढ़े थे। इस लेक्चर नंबर 10 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 से पढ़ेंगे लघुत्तरी प्रश्नों को, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस हैं और क्वेश्चन भी हैं जो पूछे जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट सेमेस्टर बाल विकास में पूछे जाएंगे लघुत्तरी, और कितना लॉन्ग में कितना शॉर्ट में इसका आंसर लिखना है, ना ज़्यादा बड़ा लिखना है ना छोटा लिखना है, लघुत्तरी प्रश्न है। तो 37 प्रश्न है, सांख्यिकी के महत्व को संक्षेप में लिखिए। तो सांख्यिकी का क्या महत्व है, यानी कि स्टैटिस्टिक का क्या महत्व है, वही लिखना है। मैथ्स वाला स्टैटिस्टिक का क्या महत्व है, तो यहाँ पे बाल विकास में बताना है कि इसका क्या महत्व है। राज्य एवं सार्वजनिक संस्थाओं के लिए सांख्यिकी महत्वपूर्ण है। प्रबंध तथा व्यवस्था के लिए सांख्यिकी महत्वपूर्ण है। व्यापार, वाणिज्य, उद्योग के लिए भी सांख्यिकी महत्वपूर्ण है। बैंक, बीमा कंपनी, रेलवे प्रशासन के लिए भी सांख्यिकी क्या है, उपयोगी है। एजुकेशन, मनोविज्ञान में छात्रों की रुचि, बुद्धि, योग्यता और उनकी प्रगति का माप सांख्यिकी रीतियों द्वारा संपन्न होता है। चिकित्सा विज्ञान में नई नई औषधियों की खोज, रोग के कारण और रोकथाम के उपाय और उनकी सफलता का अध्ययन सांख्यिकी रीतियों से ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, लघुत्तरी प्रश्न। कल्पना से आप क्या समझते हैं, यानी कि इमेजिनेशन। कल्पना का संबंध अतीत के अनुभवों से होता है। कल्पना में सदैव नवीनता का तत्व विद्यमान रहता है। जब बालक किसी तत्व की कल्पना करता है तो वह कुछ नवीनता का अनुभव करता है। सामाजिक संपर्क बढ़ाने के लिए कल्पना क्या है, आवश्यक है। बालक कल्पना के अनुसार अपने पूर्व अनुभवों से निष्कर्ष निकालकर जो नवीन सामग्री प्राप्त करता है उसी का क्या करता है, पुनर्गठन करता है। कल्पना बालक की रचनात्मक शक्ति का विकास करती है, यानी कि कल्पना से बालक में क्रिएटिविटी क्या होती है, डेवलप होती है। कल्पना से उसको क्या होती है, मानसिक क्रिया कहा गया है। कल्पना क्या है, एक मेंटल एक्टिविटी है। इमेजिनेशन इज ए मेंटल एक्टिविटी। इसमें हम पूर्व अनुभवों के आधार पर किसी नवीन रचना का निर्माण करते हैं, यानी कि हमारा जो पिछला अनुभव है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं और नवीन रचना कोई करते हैं। और कल्पना की परिभाषा बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से दिया है। तो यहाँ पे कल्पना की परिभाषा लघुत्तरी प्रश्नों में देखिए 1 या 2 दे सकते हैं मनोवैज्ञानिक के अनुसार। तो डम्बिल के अनुसार कल्पना की परिभाषा ये है, मनोविज्ञान में कल्पना शब्द का प्रयोग सब प्रकार की प्रतिमाओं के निर्माण को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। ये डम्बिल के अनुसार है, यानी कल्पना शब्द का प्रयोग सब प्रकार की प्रतिमाओं के निर्माण को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। रायबर्न के अनुसार कल्पना हमारी प्रतिमाओं को नवीन ढंग से प्रयोग करने की शक्ति है। यह हमको अतीत के अनुभवों को किसी ऐसी वस्तु की रचना करने में सहायता देती है जिसका पहले कभी अस्तित्व न था। क्वेश्चन नंबर 39 है राजन सीरीज का, ये बाल विकास लघुत्तरी प्रश्न का। सीखने में परिपक्वता का योगदान बताएं, यानी कि अगर लर्निंग हम कर रहे हैं तो उसमें मेच्योरिटी किस हद तक प्रभावित करती है, यानी कि लर्निंग को जो मेच्योरिटी होती है वो किस प्रकार योगदान देती है। सीखना और परिपक्वता, लर्निंग एंड मैच्योरेशन आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, संबंधित हैं। ये दोनों मिलकर बालक के विकास में सहायक होते हैं, यानी कि सीखना और परिपक्वता बालक के विकास में सहायक होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से अत्यंत संबंधित तथा मिले जुले हैं, उनको पृथक करके देखना कठिन है। परिपक्वता व्यक्ति की एक स्वाभाविक अभिवृद्धि है, यह किसी विशिष्ट परिस्थिति के अभाव में भी अनवरत रूप से चलती रहती है, यानी कि कंटिन्यूसली चलती रहती है। बालकों की परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी क्यों न हो, उनमें यह अभिवृद्धि अवश्य होती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि परिपक्वता एक सत्य है। परिपक्वता सीखने की गति पर प्रभाव डालती है, यानी कि जितना ज़्यादा परिपक्व होगा या कम होगा उसके हिसाब से उसके अंदर लर्निंग की, सीखने की क्षमता घटेगी बढ़ेगी। अतः यह आवश्यक है कि सीखने की प्रक्रिया में परिपक्वता के स्तर को ध्यान में रखा जाए। किसी क्रिया में अभ्यास यानी प्रैक्टिस जिसका परिपक्वता स्तर प्राप्त नहीं हुआ है प्रभावशाली न होगा। जो बालक शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं वे नवीन सामग्री ग्रहण करने में क्या रहेंगे, सदैव तत्पर रहते हैं। उनको नवीन सामग्री सीखने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। यदि छात्र शारीरिक तथा मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है, यानी कि शारीरिक और मानसिक रूप से छात्र क्या है, परिपक्व नहीं है, तो उनके सीखने में क्या होगा, अधिक समय लगेगा। इस संबंध में काल्सनिक यानी कि कोलेस्निक यह कथन क्या कहते हैं, उल्लेखनीय है। वह कहता है, वो कहते होगा, परिपक्वता और सीखना यानी कि लर्निंग और मैच्योरेशन क्या है, पृथक प्रक्रिया नहीं, यानी कि अलग नहीं है,
वर्ण एक दूसरे से अविच्छिन्न रूप से संबद्ध और एक दूसरे पर निर्भर हैं। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि परिपक्वता और सीखना दोनों मिलकर व्यक्ति की विकास में क्या है, सहायता पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानसिक थकान से आप क्या समझते हैं, यानी कि मेंटल टायर्डनेस से आप क्या समझते हैं। तो मानसिक थकान निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। मानसिक थकान क्या होती है, दो प्रकार की होती है। अधिक देर तक मानसिक कार्य करने के कारण मस्तिष्क थक जाता है। यह वह अवस्था होती है जब कोई व्यक्ति कार्य नहीं करना चाहता है। अवधान का यानी कि अटेंशन का केंद्रीकरण नहीं हो पाता, यानी कि अटेंशन का एक जगह फोकस नहीं कर पाता, यानी एक जगह अटेंशन नहीं दे पाता, यानी कि फोकस नहीं कर पाता। अगर वो मेंटली रूप से क्या थका है, टायर्ड है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो किसी भी काम पे फोकस नहीं कर पाएगा। तथा चिंतन एवं अवबोध की शक्ति मंद पड़ जाती है। यही अवस्था क्या कहलाती है, मानसिक थकान कहलाती है। यानी कि अगर मानसिक रूप से थके हुए हैं तो हम अवधान में अपना यानी कि अटेंशन नहीं कर पाएंगे किसी भी प्रॉब्लम पे, उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे और उस पर केंद्रीकरण नहीं हो पाएगा, जिससे हमारी क्या हो जाएगी, चिंतन और अवबोध की शक्ति मंद पड़ जाएगी। इसीलिए इसी को क्या कहेंगे, मानसिक थकान कहेंगे। अब शारीरिक थकान क्या हो जाएगी। शारीरिक थकान वह अवस्था है जब शरीर के कार्य करने की क्षमता कम रह जाती है, शरीर के विभिन्न काम शिथिल पड़ जाते हैं और व्यक्ति विश्राम करने के लिए इच्छुक हो जाता है। शारीरिक एवं मानसिक थकान एक दूसरे से संबंधित हैं। प्रत्येक कार्य में थोड़ी बहुत शारीरिक एवं मानसिक थकान अवश्य होती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, देखिए, अधिगम का गेस्टाल्ट सिद्धांत क्या है, यानी कि लर्निंग का गेस्टाल्ट प्रिंसिपल बताना है। अधिगम के सूझ अंतर्दृष्टि सिद्धांत को समग्रकृति सिद्धांत या गेस्टाल्ट सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि जो अधिगम का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है उसको हम अलग नाम किस नाम से जानते हैं, समग्राकृति सिद्धांत या गेस्टाल्ट सिद्धांत। ठीक, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मनी के मनोवैज्ञानिक वर्दीमर, कोफका तथा कोहलर ने समग्र रूप से किया है। यानी कि ये इंटीग्रेटिवली, यानी कि ये तीनों मिल के किए हैं, वर्दीमर, कोफका और कोहलर। यानी कि गेस्टाल्ट सिद्धांत, सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, समग्राकृति का सिद्धांत, ये सब एक ही है। तो इनका समग्र रूप से यानी कि कह सकते हैं एक तरह से कि ये मतलब ये तीनों मिलके क्या किए हैं, इसको प्रतिपादित किए हैं मिलके एक दूसरे के सहयोग से। इस सिद्धांत के अनुसार एक आकृति समग्र होती है जिसकी विशेषताओं को ज्ञात करना होता है। उदाहरण के लिए कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें हम करते हुए सीखते हैं, जबकि कुछ कार्य इस प्रकार के हैं जिन्हें हम दूसरों को करते हुए देखकर सीखते हैं। अतः इस प्रकार का सीखना सूझ द्वारा सीखना कहा जाता है। यानी कि जो भी चीज़ें कोई किसी कार्य को कर रहा है उस कार्य को देखकर हम प्रभावित होकर उसे सीखते हैं, या किसी कार्य को हम लोग प्रैक्टिकली सीखते हैं। कहने का मतलब ये है, जो गेस्टाल्ट सिद्धांत ये है कि एक होता है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके जो सीखते हैं, और एक होता है देख करके सीखना। तो करके सीखना और देख कर सीखना, तो इनमें क्या एक चीज़ कॉमन है, तो सूझ कॉमन है, यानी कि सूझबूझ हमारे अंदर होनी चाहिए। तो इसीलिए सूझ या अंतर्दृष्टि, यानी कि हमारी जो अंतर्दृष्टि है, हमारे जो अंदर की दृष्टि है, अंदर की दृष्टि इन द सेंस हमारी जो एक तरह से कह सकते हैं कि समझ है, उसके हम हिसाब से सीखते हैं। तो क्या हो जाएगा, सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत या समग्राकृति सिद्धांत हो जाएगा। और इसमें क्या होती है, एक आकृति होती है, समग्र होती है, आकृति समग्र होती है, यानी कि यहाँ पे कुछ इमेज दे दिया जाता है उसी के हिसाब से। गुड के अनुसार सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, यानी कि सडनली निश्चित तथा तत्कालिक ज्ञान है। यानी कि जो सूझबूझ क्या है, अगर किसी भी वास्तविक स्थिति यानी कि प्रेजेंट टाइम में किसी भी चीज़ या वस्तु या कार्य को देखकर हम उससे अचानक क्या होते हैं, निश्चित रूप से तत्काल में सीख लेते हैं, ज्ञान उससे कुछ ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, सूझ हो जाएगा। ये मनोवैज्ञानिक गुड साहब ने कहा है। देखिए यहाँ पे जो है अधिगम का गेस्टाल्ट सिद्धांत लिखे हैं तो इसमें सूझ शब्द आया है, इसको परिभाषित करना जरूरी है। तो इसीलिए नीचे क्या दिया गया है, किसी एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार लिख दिया गया है कि सूझ का परिभाषा क्या हो जाएगा, इसीलिए ये 100% उत्तर माना जाएगा। अधिगम में सीखने की विशेषताएं लिखिए। तो सीखने की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। हम सीखने की विभिन्न परिभाषाओं का विश्लेषण कर चुके हैं, यहाँ हम सीखने की कुछ विशेषताओं के आधार पर विवेचन करेंगे। सीखना क्या है, सार्वभौमिक है, यानी कि लर्निंग इज़ यूनिवर्सल या लर्निंग इज़ ग्लोबल। सीखना केवल मनुष्य का ही काम नहीं बल्कि पशु और पक्षी भी क्या करते हैं, सीखते हैं। इसके अलावा सीखने की प्रक्रिया सर्वत्र चलती है, हर जगह चलती है। मनुष्य के सीखने का कोई एक निश्चित स्थान नहीं होता है। बालक अपने परिवार में सीखता है, समाज में सीखता है, सड़क पर सीखता है,
पार्क में सीखता है, स्टेशन तथा अन्य स्थानों से कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। अब वो सामाजिक हो या असामाजिक हो वो बात अलग है, वो उसके डिमेरिट में आ जाएगा सीखने के। सीखना कुशलतादायक है, यानी कि लर्निंग इज ए स्किल या स्किल इज ए लर्निंग। जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य अथवा कार्य को सीख जाता है तो उसे करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती है। यही नहीं, वह उस कार्य को करने में कोई त्रुटि भी नहीं करता है। इस प्रकार त्रुटि का अभाव सीखने की क्रिया का एक लाभदायक परिणाम है। सीखने में बालक का महत्वपूर्ण स्थान क्या होनी चाहिए? तो सीखने की प्रक्रिया में बालक का स्थान सर्वोपरि है। बालक अपनी बुद्धि, योग्यता तथा आवश्यकता के अनुसार सीखता है। इसी कारण सभी बालक एक समान रूप से नहीं सीखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में पुराने तथा नए नवयुवकों का संश्लेषण सिंथेसिस किया जाता है। इस प्रकार सीखना एक नवीन मानसिक संगठन होता है। ये सब सीखने की परिभाषा की क्या है, विशेषताएं हैं। सीखना सक्रिय होता है, यानी कि लर्निंग इज एक्टिव या लर्निंग विल बी एक्टिव। सीखने हेतु बालक को सक्रिय होना आवश्यक होता है। जब तक बालक सक्रिय होकर यानी कि एक्टिव नहीं रहेगा फिजिकली मेंटली, सीखने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा, वो ठीक प्रकार से सीख नहीं पाएगा। शिक्षण की प्रगतिशील विधियाँ बालक की क्रियाशीलता पर जोर देती हैं। सीखना अनुभवों का संगठन है, ठीक है। लर्निंग इज ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। केवल नवीन अनुभव को प्राप्त करना ही सीखना नहीं है कहलाता है। यानी कि कोई भी नवीन अनुभव प्राप्त करते हैं उसी को सीखना नहीं कह सकते हैं। यानी कि सीखना एक प्रकार क्या है, बहुआयामी है, यानी कि इसके बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। यह तो अनुभवों का एक संगठन है। ये क्या है, अनुभव का एक संगठन है। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्ति अपने अनुभव को संगठित करता है। सीखने के मानसिक विकास होता है। सीखेंगे तभी ना हमारा मानसिक विकास होगा। वो सब्जेक्ट हो, वस्तु, स्थान हो, ट्रैवलिंग हो, कुछ भी हो सकता है। बालक को प्रतिदिन नए अनुभव होते हैं। उसके इन अनुभव से उसके मस्तिष्क का भी विकास होता है। सीखने के फलस्वरूप ही बालक का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। सीखना एक क्या है, विवेकपूर्ण कार्य है। सीखना एक विवेकपूर्ण कार्य कैसे है, देखिए, किसी कार्य को मशीन की भांति नहीं सीखा जाता। सीखना हमेशा विवेकपूर्ण होता है। जिस कार्य को करने में बुद्धि का प्रयोग किया जा सके उसी कार्य को शीघ्रता से सीखा जा सकता है। यानी कि रटाफिकेशन, रूट लर्निंग पे ध्यान नहीं देना है। यदि कोई बालक सीखने में असमर्थ है तो इसका कारण यह भी हो सकता है कि वह उस कार्य को समझने में असमर्थ है। सीखने की क्रिया क्या होनी चाहिए, कुछ न कुछ उसका पर्पज होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। लर्निंग शुड बी एमफुल। सीखने की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि इससे समस्याओं का हल किया जाता है। जब बालक कोई कार्य सीख जाता है तो वह काम उसके लिए क्या होता है, आसान होता है। सीखने का यही उद्देश्य होता है। यही इसी कारण कहा जा सकता है कि सीखने की क्रिया स्वप्रयोजन एवं उद्देश्यपूर्ण होती है। लर्निंग इज ए गोल डायरेक्टेड एंड पर्पजिव। यानी कि जो लर्निंग क्या होनी चाहिए, गोल डायरेक्टेड होनी चाहिए। यानी कि जो भी हमारा लक्ष्य है उसके अनुदिश होना चाहिए और उसके उद्देश्य से होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, यानी कि स्वप्रयोजन होनी चाहिए। स्वप्रयोजन मतलब प्रयोजन के साथ, प्लानिंग के साथ होनी चाहिए। उद्देश्य पूर्ण यानी कि उद्देश्य के से परिपूर्ण होनी चाहिए। सीखना ज्ञान का संचय है। तो सीखना क्या है, ज्ञान का संचय है। सीखने का परिणाम ज्ञान का संचय होता है। ज्ञान के संचय के फलस्वरूप व्यक्ति अपने बौद्धिक एवं संवेगात्मक व्यवहार पर नियंत्रण करने में समर्थ होता है। 10वां पॉइंट है, सीखने से शारीरिक कुशलता का अर्जन। सीखने की प्रक्रिया के द्वारा बालक अनेक शारीरिक कुशलताएं प्राप्त करता है। खड़ा होना, चलना, दूध पीना, दौड़ना आदि सीखने के ही परिणाम होते हैं। सीखना वातावरण से उत्पन्न होता है। बालक वातावरण से अलग रहकर कुछ नहीं सीख सकता। सीखने हेतु उसे वातावरण की आवश्यकता होती है। व्यक्ति का संपर्क वातावरण में जिस प्रकार के व्यक्तियों से होता है उसी प्रकार से वह सीखता है। बालक के व्यक्तित्व के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का योग होता है। सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। ये नहीं कि एक बार सीख लिए तो क्षणभंगुर हो जाएगी, क्षण भर के लिए नहीं होती है, ये लाइफ टाइम होता है। इसका तात्पर्य यह है कि सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। इसमें कभी विराम नहीं आता, यह कभी रुकती नहीं। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। सीखना क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है। व्यक्ति उन अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आकर तथा नवीन परिस्थितियों के संपर्क में आकर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। इस प्रकार सीखना परिवर्तन है।
व्यक्ति दूसरों के संपर्क में आकर अपने विचार तथा भावनाओं में परिवर्तन लाता है। सीखना अनुकूलन है। व्यक्ति को प्रायः नवीन परिस्थितियों या प्रतिदिन सामना करना पड़ता है। उसे इन परिस्थितियों से अनुकूलन भी करना पड़ता है। एक व्यक्ति जितना अधिक सीखता है उतना ही अधिक वह अनुकूलन करने में समर्थ होता है। किसी तथ्य को सीखने के बाद ही व्यक्ति नवीन परिस्थितियों से अनुकूलन करता है। इसी कारण हम कहते हैं कि सीखना क्या है, अनुकूलन है। सीखने की प्रभावशाली विधि कौन सी है, यानी कि इफेक्टिव मेथड्स ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने की जो जो प्रभावशाली विधियां हैं उसका वर्णन करना है। सीखने की अनेक प्रभावशाली विधियां, लेकिन मुख्य प्रकार से कौन है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। निरीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्वेशन करें, कोई भी प्रयोग हो, एक्सपेरिमेंट हो या कोई भी फैक्ट हो, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करें। निरीक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण से हमारा आशय किसी केंद्र बिंदु पर अवधान केंद्रित करना है, यानी कि किसी सेंटर पॉइंट पे हम क्या करें, अटेंशन करें अपना। इसी कारण यह कहा जाता है कि बालक की शिक्षा में मूर्त वस्तुओं का प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी कि टीएलएम का प्रयोग किया जाना चाहिए। अमूर्त वस्तुओं पर बालक अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। निरीक्षण के विषय में सिम्पसन का कथन है, निरीक्षण सूचना प्राप्त करने, आधार सामग्री एकत्रित करने तथा वस्तुओं और घटनाओं के विषय में सही विचार प्राप्त करने का साधन है। सेकेंड पॉइंट है, सीखने की प्रभावशाली विधि का सेकेंड पॉइंट है परीक्षण करके सीखना। पहला हो गया लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, और सिम्पसन के अनुसार उसमें हमने एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार हमने परिभाषा उसमें लिख दिया, और यहाँ पे लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट, नवीन तथ्यों की खोज करना वास्तव में सीखना है। छात्र परीक्षण एक्सपेरिमेंट द्वारा किसी नई बात की खोज कर सकता है। आपको पता है कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, बार बार हम उस पर मनन मंथन करते हैं तो कोई न कोई नवीन विचारधाराएं या नवीन तथ्य या कोई नई पदार्थ बन जाती है। परीक्षण के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, बिना परीक्षण के निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा जा सकता है। इसी प्रकार बालक जिन तथ्यों को सीखता है वे उसके ज्ञान के विभिन्न अंग बन जाते हैं। पुस्तकों के आधार पर भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, परंतु यह सीखना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना स्वयं परीक्षण करके सीखना महत्वपूर्ण होता है, यानी कि खुद से करके सीखें। सीखना वातावरण से उत्पन्न होता है। सॉरी, सूझ से सीखना, लर्निंग बाय इंसाइट, निरीक्षण घटनाओं के विषय में सही विचार प्राप्त करने का साधन है। सूझ यानी कि इंसाइट निरीक्षण की अंतिम क्रिया समझी जाती है। निरीक्षण में किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, यानी जो निरीक्षण है, ऑब्जर्वेशन है, उसमें क्या करेंगे, हम ध्यान केंद्रित करेंगे। इस क्रिया से किसी वस्तु की उचित और पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। परंतु सूझ में व्यक्ति किसी वस्तु से अपने मस्तिष्क का एकीकरण करता है, अतः सूझ को एक मानसिक संगठन कहा जा सकता है। सूझ में व्यक्ति के समक्ष समस्या बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, किसी समस्या पर हल इसी सूझ पर आश्रित होता है। सीखने की सभी क्रियाओं में सूझ की आवश्यकता पड़ती है। जब बालक सूझ के द्वारा सीखता है तो उसको दो क्रियाएं करनी पड़ती हैं। ये क्रियाएं निम्न प्रकार की हैं। पहला क्या है, सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। सामान्यीकरण में व्यक्ति किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, वह उसके विषय में एक सामान्य नियम बना लेता है, फिर इसके फलस्वरूप व्यक्ति नई समस्या आने पर अपने पुराने अनुभवों का लाभ उठाता है। इस प्रकार वह किसी समस्या का समाधान करने में सफल होता है। विभेदीकरण, डिफरेंशिएशन। विभेदीकरण में व्यक्ति अपने पुराने अनुभवों का लाभ उठाता है। वह इस बात का चयन करता है कि पुराने अनुभवों में से समस्या के
समाधान है तो उसे किस अनुभव को प्रयोग में लाना चाहिए। इस चयन के बाद ही वह अपनी सूझ का प्रयोग करता है और सीखने का प्रयोग करता है। सीखने की प्रभावशाली विधि में चौथा प्रभावशाली विधि है प्रयत्न एवं त्रुटि द्वारा सीखना, यानी कि लर्निंग बाई एरर एंड एफर्ट्स। व्यक्ति जब किसी कार्य को सीखने का प्रयास करता है तो आरंभ में वह त्रुटि करता है, परंतु निरंतर प्रयास करने के बाद वह उस कार्य को करने में सफल हो जाता है। इसी कारण इस प्रकार के सीखने की सफल प्रतिक्रियाओं के चयन द्वारा सीखना लर्निंग बाय सिलेक्शन ऑफ द सक्सेसफुल वेरिएशन भी कहा जाता है। यानी कि प्रयत्न एवं त्रुटि द्वारा सीखने को क्या कहते हैं, लर्निंग बाय सिलेक्शन ऑफ द सक्सेसफुल वेरिएशन, यानी कि सफल प्रतिक्रियाओं के चयन द्वारा सीख रहे हैं। यानी कि सफल प्रतिक्रिया जो ही है उसके हम चयन करेंगे और उसको सीखेंगे। इस विधि में प्रयत्न अधिक करने पड़ते हैं, परंतु फिर भी इसे एक व्यर्थ विधि नहीं कहा जा सकता। इस विधि से बालक जब किसी कार्य को करना प्रारंभ करता है तो उससे भूल हो जाती है, परंतु बार बार प्रयत्न करने पर वह उस कार्य को सीख जाता है। वुडवर्थ ने प्रयास एवं त्रुटि को इस प्रकार स्पष्ट किया है, प्रयास तथा त्रुटि में व्यक्ति को जिस कार्य को करने के लिए अनेक प्रयास करने पड़ते हैं उनमें से अधिकतर गलत होते हैं। प्रयास तथा त्रुटि द्वारा सीखने का अपना महत्व है। सीखने की यह विधि अभ्यास पर आधारित होने के कारण सीखे हुए कार्य को अस्थायी रूप से प्रदान करती है। इसके अलावा यह विधि बालकों को अपनी पहली त्रुटियों से होने वाले अनुभवों को लाभ उठाने का अवसर देती है, और बालक को किसी कार्य को करने में क्या करता है, प्रयास करता है तो वह सफल हो जाता है और असफल भी होता है। यानी कि प्रयास करेंगे तो सफल और असफलता दोनों मिलती है बालक को। असफल होने पर वह फिर प्रयास करता है, सफल होने पर प्रयास करना नहीं छोड़ता है, फिर भी अच्छे रिजल्ट्स लाने की प्रयास करता है। इस प्रकार सीखने में बालक की एक दिशा निश्चित हो जाती है। वह असफल प्रयासों को तो छोड़ देता है और सफल प्रयासों को अपना लेता है। इसी प्रकार बालक किसी नवीन ज्ञान को ग्रहण करता है, कोई नई नई चीज़ सीख लेता है, नया ज्ञान ग्रहण कर लेता है। बालक जब इस विधि से सीखते हैं तो उनमें धैर्य, धैर्यता, परिश्रम के गुण आ जाते हैं। गणित तथा विज्ञान विषयों में इस विधि से सीखने में मदद मिलती है। यानी कि जो गणित और साइंस है उसमें बच्चे प्रयास एवं त्रुटि से सीखने की सहायता मिलती है। तो सीखने की प्रभावशाली विधि में पांचवा विधि है सामूहिक विधि द्वारा सीखें, ग्रुप बना के सीखें। सीखना है तो सामूहिक विधि का बहुत उपयोगी माना जाता है। सामूहिक विधि कितने प्रकार की होती है, एक होती है वर्कशॉप विधि। इस विधि में कार्यशाला का आयोजन करके परीक्षार्थी वाद विवाद करते हैं तथा समस्याओं पर आपस में विचार विमर्श करते हैं। यानी कि कोई भी वर्कशॉप दे दीजिए, ठीक है, और उस पर कोई कार्यशाला बना दीजिए और परीक्षार्थी क्या करेंगे, अपने आप में वाद विवाद करेंगे और विचार विमर्श करेंगे, तो ये वर्कशॉप विधि हो जाएगी और ये सामूहिक विधि के अंतर्गत आएगी। सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी विधि। सम्मेलन एवं विचार, पहला हो जाएगा वर्कशॉप विधि ग्रुप विधि का, दूसरा हो जाएगा सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी विधि। यह विधि वर्कशॉप का मिला जुला रूप है। सम्मेलन द्वारा विचार गोष्ठी करके छात्रों को नवीन बातें सीखने को मिलती है। प्रोजेक्ट विधि, योजना पद्धति। आधुनिक प्रयोजनवादी विचारधारा ने योजना विधि का प्रादुर्भाव किया। प्रोफेसर जॉन डेवी तथा उनके शिष्य किलपैट्रिक, यानी कि जॉन डेवी के जो शिष्य किलपैट्रिक जी हैं, इस विधि का प्रयोग कोलंबिया विश्वविद्यालय में किया। यह विधि शिक्षा के कृत्रिम वातावरण को खत्म करने तथा शिक्षा को जीवन से संबंध स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में इसका प्रयोग छात्रों के द्वारा किए जाने वाले गृह कार्यों में किया जाता था, जिसमें योजना बनाना तथा शारीरिक श्रम करना निहित होता था। योजना विधि के सिद्धांत। तो योजना विधि के सिद्धांत, किलपैट्रिक ने योजना विधि के प्रमुख 3 सिद्धांत बताए हैं। योजना को क्रियान्वित करना तथा छात्रों के लिए संभव हो और शिक्षक छात्रों का मार्गदर्शन करें।
योजना का उद्देश्य छात्रों व शिक्षकों को स्पष्ट होना चाहिए। योजना कक्षा से दूर सामाजिक वातावरण में पूर्ण किए जाएं, जिसमें व्यवहारिकता का यथार्थता उसमें विद्यमान रहे। सीखने की प्रभावशाली विधि में 7वां विधि है समूह अधिगम, ग्रुप लर्निंग। इस विधि में बालकों को समूह के रूप में एक साथ बैठाकर उनको चित्र या अन्य सामग्री देकर सिखाने का प्रयास किया जाता है। समूह अधिगम सीखने में बहुत सहायक है। यह विधि बहुत प्रचलित है। इसमें बालकों का मानसिक विकास संभव है तथा बालक शीघ्रतापूर्वक सीखते हैं। करके सीखना 8वां पद्धति है, सीखने की प्रभावशाली विधि है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। बालक जिस कार्य को स्वयं करता है उसे वह जल्दी सीख लेता है। स्वयं करने में बालक की रुचि तथा उत्सुकता कार्य में बनी रहती है और लक्ष्य भी रहता है। जिस कार्य को बालक स्वयं करता है उससे अधिगम शीघ्र प्राप्त होता है। अनुकरण के द्वारा सीखना, अनुकरण के द्वारा सीखना, इमिटेशन। अनुकरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को फिर से करना है, यानी कि कॉपी करके सीख रहा है, यानी कि इमिटेशन। व्यक्ति सभी व्यक्तियों के कार्य का अनुकरण नहीं करता है, वह केवल अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के कार्यों का ही अनुकरण करता है। बालक प्रायः अनुकरण से ही सीखते हैं। अनुकरण 2 प्रकार का होता है, एक होता है अनजाने में, एक होता है जानबूझकर। यानी कि इमिटेशन 2 टाइप का होता है, एक अनजाने में और एक जानबूझकर। बालक अनुकरण करने हेतु प्रयास करते हैं। उनके द्वारा अनुकरण किए जाने का उद्देश्य होता है वे जानते हैं कि अनुकरण से वे सब कुछ सीख रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, लघु उत्तरीय प्रश्न। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, ये स्टैनले हॉल ने कहा था। इस कथन क्या करना है, विवेचना करना है। किशोरावस्था विकास की वह अवस्था है जो तारुण्य से प्रारंभ होती है और परिपक्वता के उदय होने पर समाप्त होती है। किशोरावस्था का प्रारंभ लगभग 13 से 14 वर्ष से होता है, यानी कि 12 से 18 वर्ष वाले हो जाएंगे, परंतु व्यक्तिगत अंतर इंडिविजुअल डिफरेंस होने के कारण इसकी कोई आयु सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती है, यानी कि एक ये मानक है। इसी कारण किशोरावस्था के आरंभ का निश्चित समय नहीं बताया जा सकता है कि कब ये स्टार्ट होगा। विभिन्न व्यक्तियों का तारुण्य काल विभिन्न आयु से शुरू होता है, अतः उनकी किशोरावस्था का आरंभ तभी से माना जाना चाहिए। यह अवस्था लगभग, यानी कि जब से वो तारुण्य काल क्या हो शुरू हो तभी से, यह अवस्था लगभग 18-19 वर्ष तक मानी गई है। कुछ मनोवैज्ञानिक इस अवस्था को 21 वर्ष तक मानते हैं, यानी कि इसमें भी मतभेद है। किशोरावस्था जीवन का क्या है, सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था वह समय है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण बढ़ता है, यानी कि वो किशोरावस्था एक ऐसा समय है जो जिसमें विकासशील व्यक्ति, यानी कि डेवलपिंग पर्सन जो है अभी वो डेवलप कर रहा है, वो क्या करता है, यानी कि चाइल्डहुड से क्या करता है, मेच्योरिटी वाले एज में क्या करता है, अभी बढ़ना स्टार्ट किया होता है। यह वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था के परिपक्वता मेच्योरिटी की ओर बढ़ता है, यानी कि बाल्यावस्था से, यानी कि बाल्यावस्था में जो परिपक्वता जहाँ से आनी स्टार्ट हो गई वहाँ से किशोरावस्था शुरू हो गई। इस अवस्था में सबसे अधिक अपराध होते हैं। किशोर में व्यवहार संबंधी समस्याएं सबसे अधिक इसी अवस्था में पाई जाती हैं। किशोरावस्था में उत्पन्न होने वाली काम वासना किशोर एवं किशोरी के जीवन पर विशेष प्रभाव डालती है। उसके व्यक्तित्व का प्रत्येक क्षेत्र उससे प्रभावित होता है। उसके व्यवहार की प्रकृति इसी पर निर्भर होती है। तो स्टैनले हॉल ने जो कहा है, क्या कहा है, स्टैनले हॉल ने कहा है
किशोरावस्था बड़े बल, संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। तो इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन तथा नाजुक काल भी कहते हैं इसको, यानी कि कठिन काल और नाजुक काल भी कहा जाता है। इस अवस्था में बालक का झुकाव जिस ओर हो जाता है उस दिशा में वह आगे बढ़ता चला जाता है। इस अवस्था में किशोर के आवेगों एवं संवेगों में इतनी परिवर्तनशीलता होती है कि वह प्रायः समाज विरोधी व्यवहार बहुत करता है। इसी कारण किशोर को समझाना बहुत कठिन होता है। इस अवस्था में किशोर तथा किशोरियों की अपराध प्रवृत्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। बालक नशीली वस्तुओं का सेवन करना आरंभ कर देते हैं। इस अवस्था में किशोर को शारीरिक विकास भी क्या होता है, तेजी से होता है। इससे उसमें क्रोध, घृणा, चिड़चिड़ापन आदि कई भाव तथा संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। इससे किशोर को वातावरण से समायोजन करने में कठिनाई होती है। इस अवस्था में बालक बहुत अधिक उद्दंड हो जाता है। वह अधिकाधिक स्वतंत्रता चाहता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए वह अवज्ञा भी करता है। इस अवस्था में अनेक परिवर्तन आते हैं। बिग तथा हंट। बिग और हंट का कथन है किशोरावस्था के रिगार्डिंग। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम प्रकार से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यानी कि इन्होंने बिग और हंट ने ये कहा कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम प्रकार से कोई क्या कर, अगर इसको हम लोग एक शब्द में लिखना हो तो किशोरावस्था को मैं परिवर्तन लिख दूंगा। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक होता है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ। क्या है किशोरावस्था, क्यों कहा जाता है? यह निम्नलिखित कथन से अधिक स्पष्ट हो जाता है क्योंकि इस अवस्था में बालक बहुत से शारीरिक परिवर्तन होते हैं। उनके हार्मोन तथा ग्रंथियों के स्राव में भी परिवर्तन आता है। क्योंकि ये बाल्यावस्था से किशोरावस्था में ज्यों अभी इंटर हुआ कि उनके हार्मोन और ग्लैंड्स में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं और साथ ही भावनात्मक यानी कि इमोशनल और मेंटल चेंजेस आते हैं, जिसके साथ वह साधारण रूप से समायोजन नहीं कर पाता क्योंकि अभी हाल ही में उसके अंदर परिवर्तन होना स्टार्ट हुआ रहता है, चेंजिंग होना स्टार्ट हुआ रहता है और उनकी मानसिक प्रवृत्तियां तथा व्यवहार विरोधी कार्यों की ओर अधिक अग्रसर हो जाती है। उसे व्यवहार में संतुलन स्थापित करने में कठिनाई होती है। इसलिए इस काल को सबसे कठिन काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, देखिए लघुत्तरी प्रश्नों का। चिंतन का शिक्षा में क्या महत्व है? चिंतन जो होती है उसको एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है? तो शिक्षा के क्षेत्र में चिंतन का अत्यधिक महत्व है। शिक्षा प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए चिंतन शक्ति का विकास करना अति आवश्यक है। बालक में चिंतन शक्ति के विकास के लिए शिक्षा में निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। यानी कि भाषा विकास पर ध्यान देंगे तो उसके चिंतन में विकास हो जाएगी। भाषा को चिंतन की आधारशिला कहा गया है। यानी कि जो भाषा हमारे अंदर होगी, डेवलप होगी, उसके अनुसार हमारे अंदर थिंकिंग की प्रोसेस क्या होगी, चलेगी। इसीलिए उसका वो क्या है, बेस है, आधारशिला कहा गया है। चिंतन को स्पष्ट रीति से भाषा द्वारा ही व्यक्त किया जा सकता है। बिना भाषा के हम लोग अपने कैसे चिंतन करेंगे? जब हम भाषा ही नहीं रहेगा तो किस लैंग्वेज में अपने माइंड में मैप बनाएंगे? भाषा एवं विचार का आपस में घनिष्ठ संबंध है। देखिए, भाषा से ही विचार उत्पन्न होंगे और विचार से ही हम उस भाषा को उत्पन्न करेंगे। पूर्व अनुभवों की स्मृति के लिए उपयुक्त शब्दावली की आवश्यकता होती है। अतः बालकों के शब्द भंडार को बढ़ाने एवं भाषा शब्द के लिए सरल, रोचक एवं उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। रटने की आदत दूर करना। जिन बालकों में रटने की आदत पड़ जाती है वे चिंतन करते ही नहीं, तथ्यों को बिना समझे रट लेते हैं। यानी कि जो भी फैक्ट हमारे सामने रखा जाए तो उसके लाभ हानि, प्रोस कॉन्स, मेरिट डिमेरिट हम उसके बारे में जान जाएं। अध्यापकों को बालकों की इस आदत पर नियंत्रण करना चाहिए। यानी कि रोट लर्निंग को बढ़ावा नहीं देना है, यानी कि रटंतु विद्या को बढ़ावा नहीं देना है।
वे जो कुछ पढ़े लिखे समझ के साथ पढ़े एवं सीखें। स्पष्ट ज्ञान का विकास करना, बालकों को यानी कि जो चिंतन का जो सबसे इम्पोर्टेंस है या महत्व है, ये स्पष्ट ज्ञान का विकास करता है। यानी कि बालकों को जितना सही, स्पष्ट एवं अधिक ज्ञान हो, वे उस ज्ञान के आधार पर उतने ही अधिक अच्छे रूप से चिंतन कर सकेंगे। इसलिए आवश्यक है कि प्रारंभ से ही बालकों को संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण के अवसर दिए जाएं तथा उन्हें विभिन्न संप्रत्ययों का स्पष्ट ज्ञान कराया जाए। ज्ञान के निरंतर प्रयोग से ज्ञान स्पष्ट तथा अस्थायी होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 है, मानसिक विकास के विभिन्न पक्षों के नाम लिखिए। यानी कि जो मेंटल डेवलपमेंट होती है उसके कौन कौन से एस्पेक्ट हैं, कौन कौन से पक्ष हैं। तो मानसिक विकास कई प्रक्रियाओं का क्या होता है, पुंज होता है, ग्रुप होता है, रे होता है। जैसे एक अगर ये टॉर्च है तो यहाँ से बहुत सारे लाइट के मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, रेज निकल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पुंज हो जाएगा। उसी प्रकार अगर इसको हम मेंटल डेवलपमेंट मान लेते हैं टार्च को, तो ये जो रेस हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ये सारे इसके रिलेटेड हो जाएंगे। तो इसी विभिन्न पक्ष हैं, ये जो विभिन्न पक्ष हैं उन्हीं को हमें लिखना है। सेंसेशन, मानसिक विकास सेंसेशन, किसी भी चीज़ का हम अपने सेंस माइंड में सेंसेशन करते हैं। उसके बाद उसको हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। उसके बाद उसके बारे में हम इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं, थिंकिंग करते हैं, चिंतन करते हैं। निर्णय, जजमेंट, हम लोग मानसिक विकास हमारी अच्छी रहेगी तभी हम अच्छा निर्णय लेंगे या बुरा निर्णय लेंगे। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, हमारे अंदर बुद्धि है तभी परिस्थिति के हिसाब से उस परिस्थिति में हम अपने आप को समायोजित कर पाएंगे। रुचि एवं अभिव्यक्ति, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन हमारा क्या है उस किसी भी चीज़ को लेके, ये हम मानसिक विकास। ध्यान, अटेंशन, तर्क, रीजनिंग, ये सब माइंड यानी कि मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड पक्ष हैं। सीखना क्या है, लर्निंग है। स्मरण विस्मरण, रिमेम्बरिंग एंड फॉरगेटिंग। तो हम लोग यहाँ पे राजन सीरीज का जो बाल विकास में हम लोग लगभग 46 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। यानी कि लगभग अब कुछ और इसके वीडियो लेक्चर आएंगे जहाँ पे राजन सीरीज का जो बाल विकास का सलेबस है या पूरा जितना भी बहुविकल्पी हो गया, अति लघु और लघु हो गए, हम लोग ये सबसे लास्ट सीरीज पे चल रहे हैं, लघु वाले पे चल रहे हैं। इसके बाद ये हमारा बाल विकास का पूरा चैप्टर या सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए और यहाँ से पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 11 में। ये जो लेक्चर नंबर 10 है यहीं पे ख़त्म होता है। तब तक के लिए जय हिंद।